आदाब नाजरीन, यह है ईटीवी उर्दू और मैं हूं खालिद रजा खान। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन बिग बुलेटिन। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हुए फ्लोर टेस्ट की। सवाल यह उठता है कि क्या उत्तराखंड का सियासी बहरान थम गया है? उत्तराखंड का सियासी बहरान तो एक तरह से थम गया है, लेकिन अब इंतजार है फ्लोर टेस्ट के बाज़ाब्ता नतायज का, जो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए गए हैं। अब यह लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, कांग्रेस ने इसे जमहूरियत की जीत से ताबीर किया है। हरीश रावत ने अपनी जीत का दावा कर दिया है और कहा है कि उम्मीद है कि नाउमीदी के बादल छंट जाएंगे और सूरत हाल साफ हो जाएगी। हरीश रावत ने सभी का शुक्रिया अदा किया, यानी एक तरह से उत्तराखंड का सियासी बहरान या सियासी ड्रामा थम गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई में किसको क्या मिला। बीजेपी ये कहकर मुतमईन है कि कांग्रेस की एक लीडर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी फायदे में है। बीजेपी के लीडरों का कहना है कि उन्होंने पैसों का सहारा नहीं लिया, वरना वो भी अक्सरियत साबित कर सकते थे। बीजेपी ही ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने रियासत में खूब खरीद फरोख्त की है। यही वजह है कि बीजेपी ने उसूली जीत हासिल की है, लेकिन अददी तौर पर उसकी शिकस्त हुई है। उधर कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है और कांग्रेस को बस इंतजार है तो लिफाफा खुलने का। खैर, सवाल ये उठता है कि जो काम आज से 2 माह पहले ही किया जा सकता था वो अब किया गया, यानी काफी ताखीर से फ्लोर टेस्ट हुआ। इसमें आखिर नुकसान किसका है? इधर सुप्रीम कोर्ट में 9 बागी अरकान का मामला भी अभी जेरे गौर है, यानी अगर रावत को अक्सरियत मिल भी जाती है तो सरकार बनाने में अड़चन आ सकती है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले को बदलते हुए बागी अरकान को सही ठहराता है तो क्या असेंबली में फिर ताकत का मुजाहरा होगा? और क्या 9 बागी अरकान की मेंबरशिप पर आखिरी फैसला लेने से पहले हरीश रावत को सरकार बनाने की इजाजत मिलेगी? वहीं उत्तराखंड सियासी बहरान के दौरान हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे के लेन देन की बात सुर्खियों में रही है। अब सवाल यह है कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात उत्तराखंड में होती रही है, क्या उस पर वाकई जांच होगी और जमहूरियत के इस अमल को साफ और शफाफ बनाया जाएगा? आपको बता दें कि उत्तराखंड का सियासी बहरान तो एक तरह से थम सा गया है, लेकिन अब इंतजार है फ्लोर टेस्ट के बाज़ाब्ता नतायज का, जो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए गए हैं। अब यह लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर, कांग्रेस ने इसे जमहूरियत की जीत से ताबीर किया है। हरीश रावत ने अपनी जीत का दावा तो कर दिया है और कहा है कि उम्मीद है कि नाउमीदी के बादल छंट जाएंगे और सूरत हाल साफ हो जाएगी। हरीश रावत ने सभी का शुक्रिया अदा किया, यानी एक तरह से उत्तराखंड का सियासी बहरान या सियासी ड्रामा थम गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई में किसको क्या मिला। बीजेपी ही ये कहकर मुतमईन है कि कांग्रेस के एक लीडर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी फायदे में ही है। बीजेपी के लीडरों का कहना है कि उन्होंने पैसों का सहारा नहीं लिया, वरना वो भी अक्सरियत साबित कर सकते थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने रियासत में खूब खरीद फरोख्त की है। यही वजह है कि बीजेपी ने उसूली जीत हासिल की है, लेकिन अददी तौर पर उसकी शिकस्त हुई है। उधर कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है और कांग्रेस को बस इंतजार है तो लिफाफा खुलने का। खैर, सवाल ये उठता है कि जो काम आज से 2 माह पहले ही किया जा सकता था वो अब किया गया। और हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं।
दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब, आपका खैर मकदम है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासी तजिया निगार हमारे साथ प्रदीप कुमार जैन साहब भी गुफ्तगू में शामिल हैं दिल्ली से। और देहरादून से हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए हैं प्रदीप पंटा साहब, साबिक एमपी हैं और कांग्रेस के लीडर हैं। तो हम बीजेपी से शुरुआत करते हैं। जफर इस्लाम साहब, आपका क्या ख्याल, आप किस तौर पर देख रहे हैं कांग्रेस के जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें हरीश रावत का दावा है कि जीत उनकी ही हुई है, हालांकि लिफाफा खुलेगा तब पता चलेगा, लेकिन कई चीजें अवाम में आ गई हैं, लोगों ने अंदाजा लगा लिया है। देखिए, अभी स्पेकुलेशन है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतदान हो चुका है जी, तो फ्लोर टेस्ट हो चुका है और कल सुप्रीम कोर्ट इस बात की कंफर्म भी इस बात को कंफर्म भी कर देगा। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह है कि अगर वो जीत भी जाते हैं, एक बार को आप मान लीजिए, जैसा आप कह रहे थे उनके खेमे में जश्न का माहौल है, और आपकी इस बात को मान के भी हम चलते हैं कि अगर वो जीत गए तो भी उनकी हार है। उसकी दो वजह हैं, दो वजूहत है। पहली वजह यह है कि उनके 9 एमएलए हैं जी, जो कि आज वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन वो वोट नहीं दे पाए हैं जी, जी। उसका फैसला अभी होना बाकी है। अगर वो रहते, वो लोग, उन लोगों ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि वो हरीश रावत की लीडरशिप से खुश नहीं है और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे उनकी लीडरशिप में काम करना। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को आप नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जो भी है कांग्रेस के खेमे, कांग्रेस की पार्टी में आपसी तनाजुन है, उसके वजह से कांग्रेस पे फूट पड़ी और पार्टी एक तरह से टूटती हुई दिख रही है। वो उसकी वजह साफ साफ है कि वहां करप्शन बहुत ज्यादा है और उनके लीडरशिप में जफर इस्लाम साहब, बीजेपी का कैसे लेना देना नहीं है? बीजेपी तमाम एमएलए को ले जाकर बागियों के साथ राजस्थान में उनको अलग ले जाकर रख रही थी। कहीं ना कहीं से यह हलचल बीजेपी में चल रही थी और बीजेपी इकदाम तो कर रही थी। कैसे बीजेपी का लेना देना नहीं रहा इस मामले से? देखिए बिल्कुल इस बात का जवाब देता हूं कि हमारा लेना देना उस बात से है कि अगर बीजेपी वहां एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है जिसके 28 एमएलए हैं, और अगर सरकार गिरती है, जो कि साफ साफ 18 मार्च को दिखी कि वो सरकार डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ और उनकी सरकार अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, तो उनको उसी वक्त रिजाइन करना चाहिए। ऐसे स्थिति में जब कोई हमारी पार्टी को करप्शन के केस पे हमारे साथ खड़ी होती है तो हम उसका वेलकम करेंगे। और अगर हमको सरकार बनाने की सिचुएशन में हम दिख रहे थे तो हम सरकार बनाने की हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि स्थिर सरकार स्टेट में दी जाए, और उसकी कोशिश हमने भी की। लेकिन हमारी तोड़फोड़ से कोई लेना देना नहीं। तोड़फोड़ उनके अपनी हाउस इन ऑर्डर नहीं है कांग्रेस का, जिसकी वजह से तोड़ हुई, आपस में फूट थे। और उसकी सीधी सीधी बात है कि सीनियर लीडरशिप जो कांग्रेस की सेंटर में है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे हैं करप्शन चार्जेस में। उसी तरह स्टेट में रावत को देखा आपने, रावत जी को, कि उनके 2 स्टिंग देखा जो कि सबको दिख रहा है कि उसमें वो। चलिए आपके पास आते हैं जफर इस्लाम साहब। हम कांग्रेस लीडर प्रदीप टमटा साहब से जान लेते हैं उनका रिएक्शन कि कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल नजर आ रहा है। इससे अंदाजा कुछ लगाया जा सकता है कि लिफाफे में क्या होगा। प्रदीप टमटा साहब, इस फ्लोर टेस्ट को किस तौर पर देख रही है कांग्रेस? क्या यह कांग्रेस की वाकई फतह है, महज फ्लोर टेस्ट हो जाना? नहीं, ये जो आज का दिन है, जो विधानसभा में हुआ है, ये सिर्फ कांग्रेस की फतह नहीं है जी, ये इस देश के अंदर बुनियादी रूप से लोकतंत्र की जीत है। इस संविधान की जो मूल भावना थी, आत्मा थी कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिलेगा और उनको धनबल के माध्यम से या अन्य माध्यम से गिराने की तमाम जो कोशिशें की है उसको आज रोक लगी है। मैं जब जफर साहब की बात सुन रहा था, देखिए 2012 में हमारी सरकार बनी थी, उस दिन भी और पीडीएफ का एक मिलीजुली सरकार थी जी, और तब से लेकर आज तक ये जो साझा सरकार में किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि हमारा इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। आपका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था, हमारे अंदर का विवाद था। इस विवाद में आप क्यों गए?
हमारे अंदर के विवाद का कारण 356 कहां बन गया, हम कहां पर अल्पमत में आए थे। जब 18 तारीख को विनियोग बिल पास हो गया, राज्यपाल के पास बीजेपी गई, राज्यपाल ने उनका पक्ष सुना, मुख्यमंत्री जी का पक्ष सुना, अपने सोच से उन्हें असेंबली की कार्रवाई का सारा पक्ष लिया और उसके बाद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी, राष्ट्रपति को भी भेजी और सरकार को निर्देश दिया कि 28 मार्च को वो फ्लोर में अपना बहुमत सिद्ध करें। और उन्होंने ये भी कह दिया कि उसी रिपोर्ट में कि जहां तक विनियोग बिल का पास है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, स्पीकर का फैसला अंतिम है, कोर्ट के निर्णय साफ है, इसलिए इस विषय में कोई नहीं उठाया और उसी के बाद हम बहुमत सिद्ध करने जा रहे थे। आज हमने टमटा साहब, अवाम रियासत की अवाम के साथ साथ मुल्क की अवाम भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि आप दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रही हैं, एमएलए की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा रही हैं, एक दूसरे की पार्टी में इंटरफेयर करने का इल्जाम लगा रही हैं कि इंटरफेरेंस है एक दूसरे की पार्टी के अंदरूनी मामले में। अवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तब होती, नहीं एक बात सुनिए, हॉर्स ट्रेडिंग तब होती जब हम बाहर से एमएलए को तोड़कर अपने पक्ष में ला रहे थे। जी जी, मैंने आपसे कहा कि 2012 से लेकर 2016 तक कांग्रेस और पीडीएफ की मिलीजुली सरकार थी, ये कहीं पर ब्रेक नहीं हुई थी। ब्रेक तब हुई जो कांग्रेस के कुछ विधेयक बीजेपी ने साजिश करके उनको आखिर ये करें हमारा लेना देना नहीं है। चलिए आपके पास आते हैं टमटा साहब, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं, सियासी तज्ञ निगार मौजूद हैं, प्रदीप कुमार जैन साहब। जैन साहब, आपने दोनों पार्टियों की बातें सुनी, दोनों पार्टियों की लीडरान की बात सुनी और आप हालात भी देख रहे हैं, अवाम बिल्कुल कंफ्यूज है, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस दरमियान अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद फ्लोर टेस्ट भी हो गया। आप किस तौर पर देख रहे हैं पूरे हालात को? जी जैन साहब, देखिए ऐसा है कि इसमें एक एक करके दोनों पार्टियों के कपड़े उतरे हैं, एक एक करके, यानी दोनों पार्टियां जो हैं वो समाज के सामने एक नग्न अवस्था में खड़ी हो गई हैं, जो मैं मान के चल रहा हूं और जो हम लोग देख रहे हैं। जी। दूसरी स्थिति ये है कि देखिए तोड़फोड़ तो आरंभ में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी जो सबके सामने आई है। जी जी, क्योंकि बहुगुणा वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो किन्हीं मामलों से पूरा उनके साथ जो भी लोग थे वो असंतुष्ट थे और असंतुष्टि का कारण क्या था, ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुए वो हमारे सामने आ गए। दूसरी बात कि उस अवसर का लाभ, अब प्रश्न ये है जो हम जनता के सामने जो चीज आ रही है कि उस अवसर का लाभ बीजेपी ने उठाया है, जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 9 लोग टूट करके कि भाई 9 लोग किसी भी तरीके से नई पार्टी तो बना नहीं सकते, इलेक्शन कोई चाहता नहीं, 1 साल इलेक्शन में अभी हैं तो उस सत्ता सुख को सब लेना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि ये विशुद्ध राजनीति है, विशुद्ध राजनीति। इसको आप ये क्यों समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास अगर कोई आकर के कहता है, मान लीजिए कि भाई हम आपके साथ हैं, आप अपना दावादारी पेश करिए, ये मान के चलें, तो अगर वो ये कह देता है तो उसके अंदर कहां स्थिति है। दूसरी बात, कांग्रेस ने बहुत सेफ गेम खेला। इस बीच में कांग्रेस ने भी जो भी एक नीति, जो भी रणनीति उन्होंने अपनाई, वो सबके सामने जो है वो खुल गई। देखिए मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सामने मुख्यमंत्री रावत जी सबके सामने पैसों की बात कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग परसों तरसों आता है, उसके अंदर वो 25-25 लाख देने की, खनन माफिया की सारी बात कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस भी धुली हुई नहीं है। अगर ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई है तो उसको जीत ना माना जाए, उसको ये माना जाए कि वो सबके सामने एक उसका ऐसा चेहरा आ गया जो कि एक भ्रष्टाचार में लिप्त था। जी, हम अगस्ता जैन साहब, अगर कांग्रेस जीत भी गई है तो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला कुछ कहीं ना कहीं से मुलतवी है, अभी वो ज़ेरे समाअत है। वो मामला 9 बागी अरकान की समाअत का है, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का। तीनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। 3 मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। हम बात करें उत्तराखंड में हुए असेंबली में फ्लोर टेस्ट की कि किसको फायदा किसको नुकसान हुआ। इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब और सियासी तजिया निगार प्रदीप कुमार जैन साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं, और देहरादून से गुफ्तगू में शामिल हैं प्रदीप टमटा साहब, कांग्रेस लीडर और एक्स MP। प्रदीप कुमार जैन साहब, हम बात कर रहे थे कि किसका फायदा किसका नुकसान। दोनों पार्टियां, आप ये फरमा रहे थे कि हमाम में नंगी हो गई हैं, आवाम के सामने दोनों का चेहरा सामने आ गया है, खुल गया है। उसके बावजूद अगर हम इस पर नजर डालें कि इतनी खींचतान के बावजूद जो काम आज हुआ वो 2 महीने तकरीबन पहले हो जाना चाहिए था। ये फ्लोर टेस्ट तमाम पेचीदगियों के बावजूद, तमाम जो लीगल हर्डल्स हैं उनके बाद जाकर ये फ्लोर टेस्ट हुआ। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि हरीश रावत सरकार बना पाएंगे? क्योंकि 9 बागी MLAs का मामला सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं से वो हियरिंग है और 13 तारीख को उस पर फैसला भी आना है। अगर फैसला स्पीकर के फैसले के उलट आ गया तब क्या होगा? देखिए, ये स्थिति, यही स्थिति एक बहुत गंभीर स्थिति है जो मैं मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए अगर कल ये सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई रावत जी मुख्यमंत्री होंगे जी, वो मान लीजिए बन जाते हैं, कुछ दिनों के वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और इधर SC का हमारे पास एक वर्डिक्ट आ जाता है कि ये जो 9 हमारे MLA हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड MLA हैं, हम ये ना भूलें, एक इलेक्टेड MLA को अनइलेक्टेड कर देना, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये इस ओर जाएगा। ये मेरी मान्यता है, जबकि इस बारे में हमें बोलना नहीं चाहिए। जो भी स्थिति आएंगी तो उस समय हमको ये देखना होगा कि ये 9 MLA किस ओर जाते हैं, क्योंकि 9 MLA अब एक उल्टे बेताल की तरह लटके हुए हैं, नीचे आग जल रही है, समझ में नहीं आ रहा कि यहां जाएं या वहां जाएं। स्थितियां इनकी बड़ी गंभीर है। और अगर उस समय ये मान लीजिए 9 MLA बीजेपी की तरफ इन्होंने जाने का अपना रुख, जैसा कि आज लग रहा है, बनाया, तो ये अपने भविष्य को चौपट करेंगे। तो भविष्य को चौपट करने का मतलब क्या है कि जो इलेक्शन उत्तराखंड का अगले 1 साल में होने जा रहा है, तो लोगों के सामने ये एक बागी विधायकों के रूप में आएंगे और दोबारा से जीत पाना इनके लिए मुश्किल होगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी भविष्य में इनसे अपना पल्ला छुड़ा ले, क्योंकि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोग लड़ रहे हैं, हम ये ना भूलें, वहां पर बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी और लोग तैयार हो रहे हैं। लेकिन जैन साहब, सरकार हरीश रावत हुकूमत के लिए, लेकिन जी हरीश रावत हुकूमत के लिए भी तो कहीं ना कहीं से पसोपेश की हालत पैदा हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, नहीं बिल्कुल हो जाएगी। और हम ये भी ना पूछें, हम वहां पर जो इंदिरा हृदयेश हैं उनके सामने उनको खड़ा कर दिया गया है। ये भी हो सकता है कि रावत जी मुख्यमंत्री ना बने, उनके स्थान पर कल या परसों में, जैसा भी जब भी वर्डिक्ट हमारे सामने आता है, किसी और को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए इस पूरी स्थिति को थामने के लिए। इसकी भी संभावनाएं हैं जी। और हम आपके पास आते हैं जैन साहब। प्रदीप टमटा साहब कुछ बोलना चाहते? प्रदीप टमटा साहब, ऐसे हालात अगर पैदा होते हैं तो क्या करेगी कांग्रेस? जरूर जी। नहीं देखिए, एक पहले बात तो मैं जैन साहब की बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं। जिन निष्कासित विधायकों की वो बात कर रहे हैं, वो आज के दिन MLA नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कर दिया है कि जो स्पीकर का निर्णय है उसके आधार पर वो आज के दिन MLA नहीं है, इसलिए उनको फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनके मामले में कोई स्टे उन्होंने नहीं दिया और वो जुलाई में उनके बारे में सुनवाई होगी। एक चीज। दूसरी बात है, जिस स्टिंग की बात पर जैन साहब कह रहे हैं, उस स्टिंग में कहीं पर भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विधायकों की बात नहीं कही है। खुद स्टिंग करता कह रहा है कैलाश विजय वर्गीस है और दूसरे लोग किस तरह इस सरकार को तोड़ने हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरा प्रश्न है, कांग्रेस कहां पर एक्सपोज हुई है? कांग्रेस कहां पर अल्पमत में आई है? हम 2012 से लेकर 2016 तक आज के दिन तक सहयोगी दलों के रूप में हम सरकार चला रहे हैं। वहां पर विजय बहुगुणा साफ नजर आ रहे हैं। एक बात सुनिए, वो करोड़ों रुपए लेने देने की बात कर रहे हैं प्रदीप जी। एक बात सुनिए, कैसे कह सकते हैं? विजय बहुगुणा जो गए हैं इस भारतीय संविधान में, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए आप भाई। इस देश के संविधान में है, साफ है, आया राम और गया राम की प्रथा को दूर करने के लिए तो दल विदल विरोधी कानून लाया गया था, और उसी कानून के द्वारा स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द की है, हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द किया है।
तो उनको तो उनके पाप की सजा मिल ही रही है, तो वो कहां आज के दिन है और कांग्रेस सरकार कहां अल्पमत में आई है। जी सैयद जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम साहब, आप इस ऐसे हालात जब जी ऐसे हालात पैदा होने के हालात में आप क्या करेंगे? आपने बहुमत सिद्ध कर दिया है। देखिए ऐसा है, जफर भाई किससे बात, आपसी तनाजुन इतना ज्यादा है, आपसी तनाजुन इतना ज्यादा है, नाइतफाकी इतना ज्यादा है, कांग्रेस के एमएलए जो जितने भी एमएलए हैं एक दूसरे की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये जीत भी जाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो भी सरकार चलाने के लायक रहेंगे या काबिल रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वहां की जनता है वो समझ रही है कि हमारी मंशा क्या थी। हमारी मंशा थी कि उनके लिए एक अच्छी सरकार दे, ऐसे में जबकि कांग्रेस सरकार देने में असफल रह रही है और वहां उनके अपने एमएलए असंतुष्ट है और काफी नाइतफाकी एक दूसरे के बीच में है लीडरशिप के साथ। तो वहां की जनता, जब यहाँ इलेक्शन होगा, हम अगर हार भी गए तो हम इलेक्शन का रुख देखेंगे और इलेक्शन में मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां की जनता हमें बीजेपी को हर तरह से सपोर्ट करेगी और हम पूरे तरह से जीत के आएंगे और एक सरकार बनाएंगे जहां वो पूरी मेजोरिटी के साथ होगी। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष ने जो अपना किरदार निभाया है पूरे इसमें, उससे साफ साफ दर्शाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से गलत की और जो उसी के कारण वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मजबूरी के लिए मजबूर होना पड़ा था प्रेसिडेंट को। तो एक हालत पर बात कर लेते हैं कि प्रदीप टमटा साहब, क्या हरीश रावत की जगह कोई दूसरा चेहरा सामने लाया जा सकता है? नहीं, मैं जफर भाई को जवाब देना चाहता हूं इस मामले में। कहां लाया जा सकता है? हरीश रावत पूरी तरह से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस लोकतंत्र की लड़ाई को हरीश रावत के नेतृत्व में जीता गया है, तो हरीश रावत को बोलने का मौका क्यों? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही तो चाहती है, इस चेहरे को हटाए। हम आखिर बीजेपी की भूमिका को क्यों पूरा करेंगे? और आज जो सवाल है 62 की विधानसभा में हमारा स्पष्ट बहुमत है। जफर साहब कह रहे थे कि वो अल्पमत की सरकार है, ये थोड़े की सरकार है। 62 का सदन है, 62 के सदन में स्पीकर को छोड़कर के 33 हमारे सदस्य हैं, तो हमको तो स्पष्ट बहुमत है, हम सरकार चलाएंगे। आज राज्य में सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है, विकास के कार्यों को जरूरत है। इस राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। 2 महीने के बाद बरसात का संकट आएगा, जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत तो है रियासत को चलाएंगे। जी प्रदीप कुमार जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, जी, मुझे अनुमति दें। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी सुन लीजिए। मैं अपने दोनों भाइयों को जो बीजेपी के और कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है। निवेदन ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस के जो और विधायक 33 विधायकों की ये जीत का दावा कर रहे हैं कि भविष्य में वो नहीं टूटेंगे? क्योंकि अभी जो स्टिंग आया है उसमें 25-25 लाख रुपए देकर के उनको रोकने की कोशिश की गई है। पहली बात। और इसकी क्या गारंटी है कि इस आईसी के वर्डिक्ट के बाद जो मान लीजिए और लोग टूटते हैं, या बीएसपी अपना समर्थन वापस ले लेती है, या पीडीएफ अपना वापस ले लेती है, वो 33 आपके विधायक नहीं है। मैं कांग्रेस वालों को यह कहना चाहता हूं कि 33 विधायक नहीं है, आपके 25 हैं। बाकी बाहर से आपको 6-7 लोगों का समर्थन मिला हुआ है। कल को आप सब जानते हैं, देखिए बीएसपी के बारे में जानते हैं और लोगों के बारे में आप जानते हैं। कल को मान लीजिए अगर पीडीएफ अपना हाथ खींच लेती है, सर, यानी कुल मिलाकर आइंदा जितने दिनों तक सरकार की उम्मीद की जा रही है उसमें भी सरकार ऐसा नहीं लगता है कि स्टेबल रहेगी ही, क्योंकि जो हालात बता रहे हैं प्रदीप कुमार जैन साहब, अगर ऐसा होता है तो सरकार फिर गिर सकती है, क्योंकि वो तमाम अरकान 33 जो है वो कांग्रेस के तो नहीं है। कुल मिलाकर जो भी हुआ, 2 महीने से जो खेल चल रहा था उत्तराखंड के मामले को लेकर, वो अवाम उससे कंफ्यूज हो गई और जमहूरियत को लेकर फिक्र पैदा हो गई थी अवाम में। इतने बड़े जमहूरी मुल्क में जमहूरियत के साथ ऐसा खेला जाएगा कि एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आएंगे, एमएलए की खरीद फरोख्त की बात होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होगी। कुल मिलाकर जमहूरियत मजरूह होती है ऐसे वाकयात से।
और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जमहूरियत के बका के लिए इक़दाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हम तीनों मेहमान का अदा करेंगे। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।